हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। डिस्कस करेंगे आज हम क्लास 11 फिजिक्स में न्यू टॉपिक मींस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के दूसरे लेक्चर की। और इसमें देखेंगे आप इसके जो बेसिक टर्म्स हैं अभी भी इसमें चलेंगे, तो उसके बाद जो इसके बेसिक टर्म्स हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूटन्स लॉ में दूसरा टॉपिक। तो सबसे पहले अगर बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स के जो टाइप्स थे उस पर हमने डिस्कस किया था। तो देखिए एक बात सबसे पहले जान लें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझ लें, जो उसमें फर्स्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझ लें। व्हेन टू बॉडीज आर इन, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकली कॉन्टैक्ट। देखो ये सब इसलिए मैं दिखाता हूं ताकि आपका नोट्स जो बनाए वो आपका बेस्ट हो, कोई भी पॉइंट उसमें छूटे ना। नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट बट प्रोड्यूस्ड फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो बॉडी, मान लो कि एक बॉडी ये है ए और दूसरी बॉडी है बी, ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है बट फिर भी इसके बीच में फोर्स जनरेट हो, तो ये टाइप जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये चीजें जानना जरूरी है। क्या जरूरी है कि कौन कौन से टाइप आएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल अगर देखें तो अर्थ और मून के बीच देखें, जो आप देखते हो, फील कर सकते हो कि अर्थ और मून क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में है, नहीं। कांटेक्ट में ना होने के बाद भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिसको आप नाम देते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अच्छा लग गया कि इसी पर एक पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कर। तो जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ये मून, अर्थ सन हो सकता है, मून एंड सन हो सकता है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल इसका हो जाएगा। 3 एग्जांपल हमें लेने हैं। सबसे पहले इसके एग्जांपल में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, डेरिवेशन इसका पूरा पढ़ेंगे, F = G m1m2/r²। पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे आप इसका कि कैसे आता है। दो बॉडीज होती हैं, जैसे एक अर्थ हो गया, एक मून हो गया, दोनों बॉडी के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है जिसको हम r बोलते हैं। तो F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशन में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तो यहां पर बस फार्मूला देख लो। तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इसीलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाता है। दूसरी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। ये 3 एग्जांपल हैं जो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्लास 12th में पढ़ेंगे आप, क्लास 12th का पार्ट है, बट ग्रेविटेशन फोर्स को आपको पढ़ना है क्लास 11th में ही, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, एक चार्ज होता है, एक चार्ज नहीं, 2 चार्ज होते हैं। कूलॉम साहब का एक लॉ आएगा, 2 चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ग्रेविटेशन हो गया AFE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, Q1Q2/r² हो जाता है फार्मूले से। तो देखो ग्रेविटेशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 12th के लिए भी। वो बेसिक होगा इसका, ये समझ में आएगा तो उससे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद भी आएगा और वो आसान भी लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में 2 चार्ज होते हैं, जैसे यहाँ पर मून और उसकी बात करो, मून और अर्थ की बात कर रहे हो, ऐसे वहां पर 2 चार्ज की बात करते हैं। तो अलग अलग चार्ज होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उसके बीच में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F = IBL sin θ आता है। इसमें क्या होता है, फोर्स कब जनरेट होता है, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वायर का कुछ लेंथ होता है, तो ये डेरिवेशन भी क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो 3 एग्जांपल याद रखें अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को। न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता है, कैसे इसको
प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लें। इस लॉ में क्या कहा गया है, मैंने पहले ही बताया कि न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को तभी चेंज करता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो कि आप जैसे आप एक बाइक पे हो, ठीक है, बाइक, स्कूटी, साइकिल किसी के साथ हो। अब जब तक उस पर फोर्स नहीं अप्लाई कर और रेस्ट पे हो, घर में रखी हुई है, जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी तो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तभी तो आगे बढ़ती है। तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तब वो अपने स्टेट को चेंज करता है। इनका कहने का ये मतलब है। अब सोचो अगर आप मूव करते हुए जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, तब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, तब आप रेस्ट में आते हो। कौन सा फोर्स? वो ब्रेक जब लगाते हो तो फोर्स अप्लाई करते हैं वहां पे। तो कहीं भी जहां फोर्स अप्लाई किया जाएगा, फोर्स अप्लाइड करने पर ही किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आता है, ये कहने का मतलब था। तो स्टेटमेंट क्या है कि दिस लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। टेंड्स टू मतलब वो उसी पे रहने की कोशिश करता है, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, वो मोशन में रहने की कोशिश करता है, अनटिल, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई उस पर नहीं किया जाएगा। तो ये था। कैसे प्रूफ करें इसको? अब ये बोल दिया गया, इसका प्रूफ देखें फर्स्ट लॉ का। ये बोला गया अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है फर्स्ट लॉ में। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। लेके हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अब आप देखें एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम ए इंटू, फोर्स को हमने मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, F इज इक्वल टू एम ए। अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, सबने पढ़ा है, मोशन इन 1D में नहीं पढ़ा हो जाके पढ़े। m वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जीरो। अब यहां पर t का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो बाई एम, किसी वैल्यू को जीरो को किसी से डिवाइड करो, जीरो ही आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो या v इज इक्वल टू यू। ये इसका प्रूफ है। ये इसका प्रूफ कैसे है इसको समझो। एट रेस्ट की अगर बात करो, अगर हम एट रेस्ट की बात करें, एट रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, कोई वेलोसिटी ही नहीं है, u जीरो। अगर u जीरो हुआ तो v भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि v इज इक्वल टू यू। फर्स्ट लॉ ये कहता है v इज इक्वल टू यू। इन मोशन की बात करो, इन मोशन की बात करो, मोशन की बात करो, अगर स्पीड v है तो v इज इक्वल टू यू, दोनों इक्वल है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, v इज इक्वल टू यू ही है। इसमें चेंज कब आएगा? मोशन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए जा रहा हूं, पीछे से किसी ने पुश कर दिया और तेजी से चलने लगा, 10 मीटर से मेरा 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मोशन ही है, बट उसमें भी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट। या मान लो उसमें चेंज तभी आता है, जैसे मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, पैडलिंग कर रहे हो, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप पैडलिंग तेजी से करने लगो, फोर्स ज्यादा अप्लाई करने लगो तो स्पीड चेंज हो जाती है। तो अप्लाइड इन एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को चेंज करोगे तो आपकी स्पीड में भी चेंज आएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ में बस इतना ही, कुछ खास नहीं। ओके, सेकेंड लॉ पर आते हैं, जो रियल लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ सेकेंड लॉ होता है, जिसको रियल नाम भी बोला जाता है। देखिए न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ जो रियल लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी के बिहाफ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को प्रूव किया जा सकता है। कैसे? अभी देखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको? कैसे आपका न्यूटन सेकेंड लॉ में F इज इक्वल टू मा एम ए, F इक्वल टू एम ए कैसे मिलेगा उसको प्रूव करना है। तो as we know that linear momentum P is equal to mass into velocity। देखो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर लिनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, मैंने बताया। तो अगर यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा। इसको अगर ऐसे रहें तो इसमें क्या लिखा गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन
rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force, है ना, P और F। अब देखो dP by dt is equal to, अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, implies that d by dt, P को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो, इज इक्वल टू K इंटू F। ये जो K आ रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट हटाते हैं तो कांस्टेंट आता ही आता है, तो K एक कांस्टेंट हो गया, ठीक, K कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू को हम 1 कंसीडर करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू 1 कंसीडर की जाएगी, K इज इक्वल टू 1। तो D यहां पर देख लो, मास कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इसको dV बाई dt लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, m बाहर आ गया, dV बाई dt v वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 इज इक्वल टू F। अब dV बाई dt क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको क्या लिखोगे आप, a लिखोगे, तो m इंटू a इज इक्वल टू F, या इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू m a, ये लिखो, या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम ए, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था इसके बिहाफ पर। अब इसके अगर यूनिट की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। देखिए यूनिट इसका, इसके यूनिट थोड़े यूनिक हैं, अलग हैं, इसलिए जानना जरूरी है। कैसे कैसे कैसे, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, सबसे पहले फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मा। इस फार्मूले से यूनिट बनाने की कोशिश करें, फार्मूले से मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट इन MKS सिस्टम। और एक चीज, MKS सिस्टम में और SI सिस्टम की यूनिट सेम होती है, हमेशा याद रखो, मतलब 1 MKS इज इक्वल टू 1 SI। देखो कैसे भी बताता हूं। अब दूसरी यूनिट की बात करेंगे, ये तो MKS का हो गया, SI की यूनिट की बात करो। SI यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। CGS की बात करो, CGS मतलब इसी को देख लो, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाता है, सेकंड की जगह वही रहता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस। और इसी को कहा गया डाइन। डाइन, डायन नहीं, डाइन। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस यहां से लिख सकते हो कि 1 डाइन, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पर अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसकी जगह डाइन लिख सकते हो, अगर डाइन की जगह लिखना है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसके बाद एक और, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट बनाएगी। ग्रेविटेशनल यूनिट में इसको बता दिया गया, देखो मास मतलब kg, और ग्रेविटेशनल मतलब एक ही जगह क्या आ जाएगा, F इक्वल टू, आपने mg पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल तो यहीं पे आएगा, m एक ही जगह एक्सीलरेशन, अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये तो कब होता है, जब बॉडी लीनियर मोशन करती है, लेकिन जब वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड या अपवर्ड में होता है उस केस में F इज इक्वल टू m इंटू g आता है, तो एक ही जगह g आ गया, तो kg, मास का kg, kgf, किलोग्राम फोर्स, kgf, वो वाला kgf नहीं, साउथ इंडिया वाला, kgf मतलब किलोग्राम फोर्स। एक चीज और समझ लो यहीं पे, 1 kgf की जो वैल्यू होती है, 1 kgf मतलब 1 किलोग्राम इंटू 1 g, मीन्स इसको लिख सकते हो 9.8 न्यूटन। तो इस बात का ध्यान रखना, 1 kgf, ओके, 1 kgf क्या हो गया, 1 किलोग्राम इंटू 1 g मतलब 9.8 न्यूटन। अगर gf की बात करें gf से कुछ और नहीं समझना, gf, अगर gf की बात करें, इसी को 1 gf किसके इक्वल होगा, 1 gf का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इंटू, अब देखो g की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
या इसी को 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सीजीएस में ग्राम के साथ क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो 1 GF इज इक्वल टू 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स 1 GF, ओ माई गॉड, 980 डाइन। 1 GF is equal to 980 dyne. Oh my god. Just joking. 1 GF is equal to 980 dyne. तो बस बी केयरफुल। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, बेसिकली कहीं कहीं न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये यूनिट से रिलेटेड इसकी चीजें थी। अब एक और चीज जानना है कि ये न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन था, न्यूटन किस तरह से डाइन से कोरिलेट करेंगे, ये देखिए आगे। तो देखिए रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, आज पता चलेगा आपको कि अकेला न्यूटन कितनी डाइनों के बराबर था। तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। एसआई सिस्टम, ये एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, इंटू मीटर मतलब 1 मीटर का मतलब, इसको ग्राम में लिख दिया, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। क्योंकि डाइन में जाना है तो सीजीएस में जाना पड़ेगा, तो 1 इस एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हैं, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी जीरो, 5 जीरो, मीन्स 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर 5 ग्राम। अब इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डायन, सॉरी बेस्ट प्रोनाउंसिएशन इज डाइन, डाइन नॉट डायन, ठीक है, तो मजाक में बोल रहा हूं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, मतलब अकेला न्यूटन कितनी डाइनों के बराबर था, अकेला न्यूटन 1 लाख डाइनों के बराबर था, है ना। अब किसी को डाइन बोलना हो तो क्या बोलोगे, ओए न्यूटन, चलो जिसको पता होगा फिर तो पड़ेगी आप पे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये रिलेशन हो गया बेसिकल। अब देखिए थोड़ा सा कन्वर्जन देख लो, 1 kgf, जैसे मान लो कि 1 kgf है, मैंने बताया अभी 1 kgf इज इक्वल टू, बोला मैंने 9.8 न्यूटन, कहीं पे लिखा हुआ है। और अगर यही 10 kgf हो, 10 kgf मतलब 10 kgf का मतलब 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। इसका मतलब कहीं पे आए कि ये फोर्स 1 kgf का अप्लाई किया गया है, 2 kgf का अप्लाई किया गया है, 10 kgf का अप्लाई किया गया है, तो वो किसकी वैल्यू रहेगी, फोर्स की वैल्यू रहेगी। ये बात ध्यान रखना, kgf जो रहेगा वो किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, किस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल के फॉर्म में है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। इंपल्स की बात करते हैं, इंपल्स, इंपल्स अगर देखें तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स ऑफ फोर्स इसको बोला जाता है, कहीं कहीं पे देखें लिखा हुआ मिलेगा आपको, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स क्या होता है, फार्मूला देख लो फिर डेफिनेशन बना सकते हो। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। डेल्टा टी क्यों लिखा, स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ, इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मैंने पहले बोला मैं आपको सिखा दूंगा कि डेफिनेशन खुद से कैसे बनाएंगे, फार्मूला देख के डेफिनेशन बनाना सीखो। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स का जो सिंबल है वो देखो आई रहेगा, इट इज डिनोटेड बाई आई। तो डेफिनेशन लिख लो, इसका डेरिवेशन पार्ट देखो, डेरिवेशन पार्ट क्या देखना है और इसमें क्या चीजें और ऐड हो सकती हैं उसको देख लो, ऐसे देख लो। I इज इक्वल टू मैंने लिखा है F इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर आप न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ पर जाएं, न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ पर जाएं तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है F इंटू डी टी लेके चलो, डी टी लिया था वहां, यहां भी F इंटू डी टी लेके चलो, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ना F इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F की जगह क्या लिख सकते हैं? dp/dt। तो इस इक्वेशन में देखो I इज इक्वल टू dp/dt इंटू dt, dt से dt कैंसिल, I इज इक्वल टू क्या आ गया? dp, या I इज इक्वल टू डेल्टा p भी लिख सकते हैं। मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट के बारे में अगर देखो, यूनिट न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स के बारे में छोटी बात थी, ठीक है ना। आइए देखिए, मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स की कुछ बात करते हैं कि इम्पल्स का मेजरमेंट कैसे होगा, किस तरह से होगा। ग्राफिकली अगर बात करें, इम्पल्स हमने क्या लिखा? इम्पल्स I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब सोचो, फोर्स और टाइम का ग्राफ है। इसमें क्या है कि व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अगर एक कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है इस बॉडी पर, कांस्टेंट फोर्स मतलब ये फोर्स जो है, मान लो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन जो भी है, ये फोर्स इसके हर एक पॉइंट पर वही लगा है ना इस टाइम में। और ये टाइम इंटरवल हो गया। अब इस टाइम इंटरवल को अगर देखो, सिंपल सी बात है, इसकी एरिया फाइंड कर लो, इंपल्स आ जाएगा। एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, एरिया मतलब इसकी ये लेंथ मान लो AD, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। कंप्यूटेशन के क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं। फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स, गिव्स इम्पल्स। बहुत ही सिंपल। इम्पल्स I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एरिया अंडर द कर्व फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया क्या है? एरिया I इज इक्वल टू, एरिया देख लो, फोर्स वाली लाइन पर AD इंटू टाइम वाली लाइन पर टाइम इंटरवल क्या होगा? CD या DC। तो एरिया फाइंड कर लो, आंसर कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन का, यहाँ पे है 10 न्यूटन, ये फोर्स वाली लाइन है, ये टाइम है 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड और ये 8 सेकेंड, ये टाइम का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इम्पल्स, फाइंड द इम्पल्स ऑफ द साइडेड एरिया। इस साइडेड एरिया का इम्पल्स क्या होगा ये बताना हो, तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू AD इंटू CD लिख लिया इस फार्मूले से। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, सिंपल। I इज इक्वल टू एरिया फाइंड करो। एरिया मतलब क्या? ये लेंथ कितनी है, ये फोर्स वाली लाइन कितनी है, फोर्स इंटू क्या होता है? टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, या चेंज इन या डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब देखो यहां से ये फोर्स वाली लाइन पर कितनी वैल्यू है? 20, फोर्स के लिए 20 आ गया, इंटू डेल्टा टी की बात करो। डेल्टा टी मतलब यहाँ 4 सेकेंड से 8 सेकेंड, तो चेंज कितना आ रहा है? 4 सेकेंड से 8 सेकेंड जाओ तो 8 माइनस 4, टाइम कितना? 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड आ रहा। तो इम्पल्स क्या आ जाएगा? तो 80 न्यूटन सेकेंड। इस तरह से फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? देखो इसको नोट कर लें आप। इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं? कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये साइडेड एरिया है, ये मान लो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ये 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, ये फोर्स वाली लाइन है। आपको इस साइडेड एरिया का इम्पल्स बताना है। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इम्पल्स ऑफ साइडेड एरिया, साइडेड पोर्शन। साइडेड पोर्शन का इम्पल्स बताना है, तो देखिए किस तरह से बताएंगे आप।
ये वाली लाइन इससे मिल रही है, ये इससे मिल रही है, ठीक है, इससे मिल रही है, और ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। तो फोर्स निकाल लो। फोर्स के लिए ये वर्टिकल लाइन देखो, फोर्स कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कितना होगा। तो इम्पल्स I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स ऑफ 25 नहीं लेंगे आप, फोर्स कितना 10 न्यूटन से 25 के बीच का जो डिफरेंस है, 10 न्यूटन से ही यहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो यहां से देखो 25 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना, 15 न्यूटन। टाइम पे आ जाओ, टाइम पे 8 - 4, फिर वही 4। तो ये तरीका होगा दो टाइप से, इस टाइप के न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से इंपल्स आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो मेजरमेंट है इंपल्स का, वेरिएबल का, वो देखते हैं। देखिए दूसरा केस मेजरमेंट ऑफ इंपल्स का, व्हेन ए वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। अगर इस तरह से आता है फोर्स का क्वेश्चन, अब देख लो यही, यहां पे मान लो कि टाइम है अपना t1, यहां पे जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है, टाइम वाली लाइन है। तो फोर्स को मान लो कि हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या है, सेम है। फोर्स को हमने F ले लिया, अलग अलग भी हो सकता है, अभी हमने फोर्स को F कंसीडर किया। अब देखो ये t1 और t2, तो क्या करना होता है, एक छोटी सी स्ट्रिप इसमें कंसीडर कर ले, बहुत छोटी सी स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप। क्यों? क्योंकि सोचो बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप, ये किस तरह बिहेव करेगा, अब ये पूरा का पूरा किस तरह बिहेव होगा, किस तरह हो गया है, पहला वाला केस बन गया कि नहीं बन गया, पहला वाला केस बन गया। अब इसके एरिया को हम बता सकते हैं, अब अगर इसके एरिया फाइंड कर लें तो उसका इंपल्स आ जाएगा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप इसमें इनफाइनाइट बनेंगे। ये भी देखो एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा अगर छोटा सा स्ट्रिप लें, ऐसे इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। तो कहां तक कंसीडर करना होता है, तो अभी अब एक हम लेके कंसीडर कर रहे हैं, देखो कैसे। तो इसमें इनफाइनाइट स्टेप होते हैं, सबसे पहले समझो। तो हम एक छोटी स्टेप, अब इसमें जो टाइम लग रहा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक छोटा सा पॉइंट लिया है, इसमें जो टाइम इंटरवल लग रहा है उसको हमने डेल्टा टी मान लिया, ठीक है। डेल्टा टी या बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है dt मान लो, क्योंकि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सोचो फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स इंटू टाइम तो पूरा वेरी कर रहा है, फोर्स देख रहे हो वेरी कर रहा है, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का, फोर्स वेरी कर रहा है, सॉरी, टाइम भी यहाँ से किस तरह वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, I इज इक्वल टू फोर्स इंटू जो टाइम लिखा dt, टाइम की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, t1 से लेकर के t2 तक वेरी कर रही है। तो I इज इक्वल टू, देख लें आप, ये इसका मतलब यहाँ पर पूरे स्ट्रिप का तो आया नहीं, तो ये जो आप यहाँ पे फार्मूला di, फिर से di क्यों लिखा, अब सोचो ये पूरे का इंपल्स नहीं बता पा रहे हैं एक बार, तो हमने क्या किया, बहुत छोटा सा स्ट्रिप लिया, dt टाइम लिया, फोर्स लिया, तो f इंटू dt लिया। अब यहाँ पर जो इंपल्स भी आएगा, इस पूरे एरिया के छोटे से पार्ट का इंपल्स आ रहा है, तो इसका मतलब इंपल्स भी स्मॉल आ रहा है di। तो टोटल इंपल्स फाइंड करने के लिए इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, d इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक। इंपल्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो I हो जाएगा फोर्स, और इसकी लिमिट देख लो, टाइम की लिमिट क्या है, t1 से t2 तक है। तो f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला A बन गया, I इज इक्वल टू f इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 इंटू dt। इस फार्मूले से वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको नोट करें, ये फार्मूला है, देखिए कैसे। मान लो कि ये 0 हो गया टाइम, और यहां पर हमने ले लिया 4 सेकेंड, और यहां 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको टोटल इंपल्स बताना है, किस तरह से बताएंगे इसको ध्यान से समझें। तो यहां पे देख सकते हैं I इज इक्वल टू f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 एंड dt लिख सकते हैं, ठीक, dt लिख सकते हैं। अब यहां पर फोर्स की वैल्यू 20, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लोअर लिमिट और अपर लिमिट 4, dt लिख दिया। तो 20 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t हो जाएगा, लिमिट 0 to 4 हो जाएगी, तो 20 इंटू 4 माइनस 0, तो क्या आ गया 80 न्यूटन सेकेंड।
ये आपको लग रहा होगा सर ये तो पहले वाले से भी आ जाता, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। देखिए एक अलग क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आप इसके और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। चलो इसको 20 न्यूटन ही रहने दिया। चलिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। टाइम हो गया आपका 2 सेकेंड, और इधर मान लिया 4 सेकेंड। तो यहाँ पे इम्पल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? I इक्वल टू एफ 2 to 4 इंटू डी टी। तो फोर्स कितना? 20 न्यूटन, टी 2 4, तो 20 इंटू 4 माइनस 2, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन सेकेंड। तो भाई सिंपल है, कुछ खास बात है ही नहीं। तो इस तरह से आप वेरिएबल के इंटीग्रेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक लॉ और देख लेते हैं। कौन सा लॉ? न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, ठीक है, थ्योरेटिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में थ्योरेटिकली पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, ताकि जो टेक्निकल है जिसमें हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा न्यूमेरिकल के साथ बहुत अच्छे फॉर्म में जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेसिकली है तो वही न्यूटन्स लॉ ऑफ जो चैप्टर है बेसिकली एफबीडी पर ही डिपेंड करता है। ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। थोड़ा स्पीड भी देख रहा हूँ थोड़ी ज़्यादा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ में क्या बोला? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक थप्पड़ अगर मैं किसी को मारता हूं या आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो, तो जितना उसके गाल पे चोट लगता है ना, उतना ही आपके हाथ पे चोट लगता है। बस फील नहीं होता? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ यही बताया गया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो स्टेटमेंट आप इसके बिहाफ पर लिख सकते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे आप कभी अगर नदी में जाए, बोट पे बैठे, तो बोट से जब आप, जैसे मान लो यार कहीं गए पार्क में या नौका विहार में गए, उसके बाद वहां पे बैठे, नाव से जब उतर रहे हो आप, तो देखते हो कि आप बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो। जब हम पुश करते हैं, जिस फोर्स से पुश करते हैं उसी फोर्स से हम आगे आते हैं। तो जिस फोर्स से आगे आता है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि डिसेंडिंग फ्रॉम दी बोट्स। और भी बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे बुलेट फायर फ्रॉम द गन। जब हम बुलेट फायर करते हैं ना, गन से बुलेट फायर करते हैं, तो जितने मोमेंटम से, सॉरी ये तो मोमेंटम, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाती है उसी मोमेंटम से गन भी पीछे आती है। स्पीड नहीं, मोमेंटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके। और भी अगर बात करें इसमें, ओह माय गॉड, वॉकिंग ऑन ग्राउंड कर सकते हो। ग्राउंड पर जब आप चलते हो तो जितना फोर्स आप अर्थ पे लगाते हो, अर्थ भी उतना ही फोर्स आपको लगाती है। तो वॉकिंग ऑन ग्राउंड एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूं, उसको लिख ही लो। वॉकिंग ऑन ग्राउंड डिसेंडिंग ओह माय गॉड, जो भी स्पेलिंग होती हो, इंग्लिश कमजोर है। डिसेंडिंग फ्रॉम बोट। अच्छा, और भी एग्जांपल है इसके। स्विमिंग ही जिस, देखो जब पानी को हम पीछे खींचते हैं ना, पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो वो हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो स्विमिंग इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। फायरिंग ऑफ गन बोल दिया मैंने पहले ही। फायरिंग ऑफ गन, तो मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाइड बाय एक फोर्स अप्लाई हुआ मान लो, तो ये माइनस ऑफ एफ ए होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m, इस पे फोर्स लगाया गया एफ ए। दूसरी बॉडी है जिसका मास है b, जिसका मास है m, b है, और इसका फोर्स
एफ बी मान लो। ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, है ना। ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बाई बी, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये न्यूटन साहब का थर्ड लॉ इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एफबीडी स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपका। आप इस चैप्टर के समझ लो न्यूमेरिकल का बेसिक वहीं से स्टार्ट होगा और वहां से न्यूमेरिकल भी हम तैयार करेंगे। तो आप इस थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।